आपने बोला था कि दिल्ली में केजरीवाल को कोई नहीं हरा सकता। तो ये मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई, सिंपल सी बात है। देखिए, हम ईश्वर नहीं हैं जी। फ्रेंकली स्पीकिंग, कम से कम 3-4 सालों से राजनीति पर मैं काम नहीं कर पाता हूँ। अच्छा। मेरी कभी भी इलेक्शन पर कोई भविष्यवाणी गलत नहीं हुई थी। अच्छा। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं लूंगा कि कुंडली हो सकता है कुंडली गलत है और मैं गलत हो गया। नहीं, कुंडली बिल्कुल सही थी, भविष्यवाणी मेरी गलत हो। ये कोर्स आपने एक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कुछ बनाया है? जो कमेंट्स आए हैं, जो रिव्यूज आए हैं कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे अभी तक का सबसे अच्छा कोर्स, इसमें मैंने मतलब सारे उपाय बता दिए हैं जो मैं खुद करता हूँ। आपने रेमेडीज बताई हैं? मैं आपको बताऊं, 50-50 लाख जिनके पैकेजेस हैं वो छोड़ के ज्योतिषी का काम करना शुरू कर दिए। ज्योतिष को सबसे ज्यादा, सबसे गंभीरता से कौन लेता है? कौन लेता है? 29 तारीख के आसपास शनि ट्रांजिट कर रहा है और कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं आ गया 29 तारीख, अब बर्बाद हो जाएगा सब कुछ जी। यह शनि योगी आदित्यनाथ वर्सेस मोदी और शाह इस झगड़े का पटाक्षेप करेगा। 2 साल बाद इनका राजनीति समाप्त हो जाएगा, एक पूरा नया एरा आएगा, नए लोग हों। 12 साल में बृहस्पति अपना घर बदलता है और 18 साल में राहु अपना घर बदलता है। अच्छा। तो ये साल 2025 भारतीय राजनीति के लिए सामान्य साल नहीं। ये जो हम अपना राशिफल देखते हैं हर रोज, तो ये कितना % एक्यूरेट होता है और ये देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? क्योंकि एक राशि के तो कितने सैकड़ों लोग होंगे। राशि फल देखना अफीम खाने जैसा है, तो राशि फल देखना ही नहीं चाहिए। दयानंद सरस्वती ने अपनी किसी पुस्तक में साफ साफ लिखा है, सूर्य पर प्रजा रहती है, सूर्य पर जीवन है और वो आग्नेय शरीर के लोग रहते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्चुअली कौन सा है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तंत्र है बौद्धों का। अच्छा। बुद्धिज्म। उनके साहित्य को जितना जलाया जा सकता है जलाया गया। आप दलाई लामा को ही देख लीजिए, मैं बचपन से देख रहा हूँ, जैसे थे वैसे अभी पढ़े। हाँ, कमाल की ये बात तो है। है। हेलो सर, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। कैसे हैं आप? बढ़िया। नमस्ते सर, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सर, ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। आपका जब भी पॉडकास्ट आता है लोगों को बहुत इंतजार रहता है, जब भी आप यूट्यूब पे आते हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे दर्शकों का सवाल लूंगी। बहुत कमेंट्स आए हैं हमारे, जो हमने पिछला अपना पॉडकास्ट किया था उसमें आपने बोला था कि दिल्ली में केजरीवाल को कोई नहीं हरा सकता, इस बार जो पार्टी जीतेगी वो आपकी ही, केजरीवाल की पार्टी जीतेगी। अच्छा। लेकिन हाँ, दिल्ली में तो सर अब बीजेपी आ गई, इस पर आपका क्या कहना है? ओके। सचमुच अगर मैं बताऊं तो मुझे ये मालूम भी नहीं था कि मैंने ये बोला था, पहली बात। अच्छा। दूसरी चीज, अगर मैंने ये बोला था तो ये मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई, सिंपल सी बात है। देखिए, भविष्यवाणियां वगैरह ये पॉलिटिशियंस पर गलत होना अब सामान्य हो गया मेरे लिए। अब मतलब इसके पहले की स्थिति ये थी कि हमारे गुरु की भविष्यवाणी राव सर की गलत हो गई, लोकसभा चुनाव पे मेरी सही हुई। अच्छा। हाँ। तो उनकी जब गलत हुई तो उन्होंने बाकायदा कहा कि हाँ मेरे से गलती हुई है और इस पर हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। उसी समय मेरी भविष्यवाणी सही हुई थी। तो देखिए, हम ईश्वर नहीं हैं जी। ना कोई देवी देवता हैं, तो गलत सही होना, और भी ज्योतिष में, और भी राजनीति पर, या किसी भी किसी सेलिब्रिटी पे, ये संभव है। और मुझे अब याद आ रहा है कि मैंने एक और पॉडकास्ट पे केजरीवाल के जीत की भविष्यवाणी की थी। अब आपको मैं उसका कारण बताता हूं। जब आपने पूछा, मुझे जितना भी याद था थोड़ा बहुत मैंने वो बोल दिया, ठीक है। तो मुझे ठीक से उसकी केजरीवाल की अंतर्दशा महादशा भी नहीं आती, क्योंकि सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, आज के व्यावसायिक युग में पहले मैं सिर्फ राजनीतिक ज्योतिष करता था, उससे सभी राजनेता मुझसे कनेक्ट होते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे जसवंत सिंह, आडवाणी गुट, वाजपेयी गुट, कौन उस वक्त नहीं था, आज के 20 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपसे। ओके। उसके बाद ललित मोदी पर मैंने भविष्यवाणी की, तो ललित मोदी पर्सनली मुझसे कांटेक्ट किए।
अच्छा। ललित मोदी के साथ एक और इजरायली थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसने मना किया था, उसको कोई दिक्कत थी, वो खूब क्लाइंट, तो वहीं से मुझे पैसे मिलने लगे। इन लोगों ने पहली बार पैसा भेजा तो मुझे लगा अरे पैसा भी, ये तो और बल्क में पैसा 20 साल के हिसाब से ललित मोदी भेजेगा, अभी तो क्या भेजेगा, जम के पैसा भेजा। तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी चीज है। तो फिर जब से मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हो गया, फ्रैंकली स्पीकिंग, कम से कम 3-4 सालों से राजनीति पर मैं काम नहीं कर पाता हूँ। अच्छा। मेरा मानना है, और एक तो राजनीति से मुझे थोड़ी सी चिढ़ भी है। हाँ, लेकिन अगर मैं बैठ के उस पे 1 घंटे मेहनत करके मैं प्रिडिक्ट करूं, तो अगर मेरे से गलती हो तो मुझे तब बहुत दुख होगा। इस भविष्यवाणी के गलत होने का मुझे कोई दुख नहीं है। हाँ, अगर ये गलत है तो मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। कोई बात नहीं, तो फिर अब क्या कर ये सकते हैं? प्रिडिक्शन ही है, इधर तो कोई 100% थोड़ी नहीं कोई होता है 100%। मैं ज्योतिष में, आप मेरे पुराने ब्लॉग्स पढ़ लीजिए, उसमें मेरी कभी भी इलेक्शन पर कोई भविष्यवाणी गलत नहीं हुई थी। अच्छा। इसी के लिए मैं जाना जाता था। यहाँ तक कि गूगल पे आप टाइप करिए पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस, तो ये मैं बात बता रहा हूँ सन 2000 से 2011 तक, 2011 तक हमने खूब पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस किए, पेपरों में छपा, सारी कटिंग्स मेरे पास है, कुछ आप लोगों ने, दूसरे लोगों ने लगाई हुई थी। आडवाणी पीएम नहीं बनेंगे, डंके की चोट पे मैंने बताया था। लेकिन अब जब से ब्रेड एंड बटर का सवाल उठा, तो मैं जब सामने वाली की कुंडली देखता हूँ, जो मेरा क्लाइंट है, जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो उस पर मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। और मुझे ये मालूम है कि मैंने इनसे पैसे लिए हैं, ठीक है। कभी कभार अगर वहां गलत हो गया, कभी कभार ऐसा होता है। वहां पे गलती कब होती है, जब कोई आदमी मुझसे जबरदस्ती काम कराता है। जैसे कि मैंने कह दिया कि ये आपका रीशेड्यूल हम करते हैं, नहीं, हाँ ये सेशन आज तबीयत खराब है, आज मैं बिजी हूँ, नहीं सर मैंने पैसे दिए थे, ये, तो वहां गलती की संभावना हो सकती है। अदरवाइज अगर वहां भी गलती, तो फिर ज्योतिष क्या होती है, हर जगह गलती थोड़ी स्वीकार होगी। पर ये केजरीवाल वाला है, और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि केजरीवाल वाली मेरी भविष्यवाणी गलत हुई, लेकिन इसका कोई मुझे बहुत ज़्यादा दुख नहीं है। हाँ, मैं खेद व्यक्त करता हूँ जिन लोगों को मुझसे बहुत उम्मीद रहती है कि इनकी भविष्यवाणी सही होती है, तो केजरीवाल वाले मामले पर मेरा गलत। सर, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ और टाइम जो सोशल मीडिया पे होता है, क्या वो एक्यूरेट होता है? नहीं, मैं उस पर काम ही नहीं करता हूँ। जैसे केजरीवाल की कुंडली, केजरीवाल की वाइफ KN राव सर के यहाँ गई, मैं ये भी नहीं कह सकता कि उनकी गलत कुंडली होगी। अच्छा। हाँ, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं लूंगा कि कुंडली, हो सकता है कुंडली गलत हो और मैं गलत हो गया। नहीं, कुंडली बिल्कुल सही थी, भविष्यवाणी मेरी गलत हो गया। KN राव सर के यहाँ वो गई और अपनी कुंडली दी, और अपनी हस्बैंड की, मतलब केजरीवाल साहब की, दोनों ने की कुंडली दी, राव सर ने देखी थी, तो हमें वहां से प्राप्त हुई। आगे चलते हैं सर इसमें। अभी मैं थोड़े दिन पहले, हफ्ता भर पहले, मैं इंस्टाग्राम फीड चेक कर रहा था, तो मैंने ना वहाँ आपका कुछ कोर्स से रिलेटेड देखा। तो मेरे को लगा, जब पॉडकास्ट की हमारी बात हुई, मुझे लगा जब आप आओगे तो मैं आपसे पूछूंगा, ये कोर्स आपने एक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कुछ बनाया है, वो क्या है? कोर्स की बात करना यहाँ पर ठीक नहीं है, लेकिन हाँ मैं बता देता हूँ। अभी हमने कोर्स शुरू किया है, एक कोर्स मतलब चल रहा है इस वक्त। अच्छा। और वो गुप्त नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का है, बड़ा ही अच्छा कोर्स निकला। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कमेंट्स आए हैं, जो रिव्यूज आए हैं, कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे अभी तक का सबसे अच्छा कोर्स है। दूसरा एक कोर्स हम लेके आ रहे हैं मैरिज एंड मनी एस्ट्रोलॉजी पे। अच्छा। वो बस 2-4 दिन, हफ्ते भर में वो आ जाएगा। उसके एक कमी थी पहले कोर्स में, बेसिक मैंने नहीं डाला। अच्छा। तो इसमें मैंने बेसिक भी जोड़ दिया है, और जो लोग खरीद चुके हैं पहला वाला कोर्स, उनको खुद ही बेसिक मिल जाएगा। तो ये कोर्स कहाँ से मतलब ले सकते हैं? आपकी कोई वेबसाइट है? astrosushil.in। अच्छा। astrosushil.in। तो बिगनर्स भी सर ये सीख सकते हैं कोर्स? ये जो देखिए, अब ये दूसरा गया है तो पूरी बिगनर्स के लिए ही है, बिगनर्स से शुरू हुआ है। और उस जो पुराना कोर्स है उसमें भी बिगनर्स का डाल दिया जाएगा, क्योंकि बेसिक एस्ट्रोलॉजी अब हमने जोड़ दी है उसमें। ठीक है, ठीक है।
इसमें मैंने मतलब फ्लुएंटली मैंने कुछ ऐसे सारे उपाय बता दिए हैं जो मैं खुद करता हूँ और अपने लोगों को करवाता हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। आपने रेमेडीज बताई हैं? हाँ तो जो भी मतलब ये कोर्स करेगा वो खुद से सीख सकता है कैसे उसको रेमेडी करना है, पैसा और वो कमाने एक ज्योतिष बन सकता है। मैं ज्योतिष बनाना जो देखिए सीधी सी बात, लोग ज्योतिषी का बनना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं 50-50 लाख जिनके पैकेजेस हैं वो छोड़ के ज्योतिषी का काम करना शुरू कर दिए यूएस वगैरह में। आईटी सेक्टर में जैसे नौकरियां जाने वाली, सब एस्ट्रोलॉजी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी कर सकता हूं। तो उसमें जो आईटी के लोग हैं उनका एक ग्रह केतु होता है, उसका ज्योतिष से संबंध हो, तो हमने हाँ आप कर सकते हैं। तो वो लोग बहुत इसको ले रहे हैं। और मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, ज्योतिष को सबसे ज्यादा सबसे गंभीरता से कौन लेता है? कौन लेता है? आईएएस। अच्छा। मैं नाम तो लेना उचित नहीं है, एक आईएएस है और वो मुझे मतलब मिलना चाहते थे, तो बगल में मैं उनके घर पे था, तो थोड़ा वो लेट पहुंचे 2 मिनट। तो पहुंच के उन्होंने अपना बैग रखा जल्दी जल्दी, यंग थे, और उसमें से 4-5 किताबें निकले जिसमें सब राउसर की बुक्स थी। उसके बाद पता चला कि 5-6 और उनके साथी वो भी कहे कि बैठा जाए किसी समय, एक दिन कहे रात में बैठा जाए, मिलते हैं सब लोग। उन्होंने कहा है ना। तो आप ये समझिए कि जो मतलब सिविल सर्वेंट्स हैं सबसे ज्यादा वो, उनसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जजेस। अच्छा। हाँ, और इस सब का योगदान में इस सब का मैं श्रेय, सारा का सारा श्रेय के.एन. राव सर को दूंगा, क्योंकि एक इन ऑल इंडिया सर्विस में मतलब IAS थे। तो इसकी वजह से ज्योतिष को बहुत सीरियसली लिया गया। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, यूपी गवर्नमेंट के इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी, ये तो मैंने बताया था कि बनेगी योगी जी की। और मैं मुंबई था उस वक्त। अच्छा। मुझे याद है वो उस वक्त होटल JW मैरियट में बैठा हुआ, मैंने सीधे बोला था, वो मेरे एस्ट्रोसोशियल चैनल पे है। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ कमिश्नर्स, कुछ सीनियर IAS, उन सब ने भी गणना की थी। अच्छा। कि योगी जी आएंगे, क्योंकि उनके पास भी ओरिजिनल डाटा है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, योगी जी की ओरिजिनल कुंडली एक तो मेरे पास तो है ही है, एक अमेरिका में मैं उनका नाम लेके मैं उनका प्रचार नहीं करूंगा, उन्होंने मुझसे ली। तो वो तो बस एक ही पार्टी को बोलते हैं, वो कुछ भी हो उसी की जीत हार। तो 2-3 लोग ही प्रयोग करते हैं, बाकी सब सिंह लग्न की वो फर्जी भविष्यवाणी करते। एक अच्छे पॉडकास्ट पे, बहुत बड़े पॉडकास्ट पे एक ठीक ठाक ज्योतिषी बोल रहे थे, उन्होंने बोला योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मैं सुनने लगा, मैंने कहा देखें क्या यूज किया है। तो वो भी उल्टी सीधी बर्थ डिटेल यूज कर रहे हैं। अच्छा। मुझे जो कुछ भी मिला है मैं ब्यूरोक्रेसी से पाता हूँ, पॉलिटिशियन। तो मतलब वो ओरिजिनल है? एकदम करेक्ट है, बिल्कुल। अब बात ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स की हो ही गई है। आपने पहले तो बोल दिया कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा बात करूंगा नहीं, पर अब आप आए हो तो 1-2 क्वेश्चन तो सर बनते हैं हमारे पूछने। 29 तारीख के आसपास शनि ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है, और कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो इसका पॉलिटिक्स पे आपके हिसाब से क्या असर पड़ेगा, स्पेशली इंडियन पॉलिटिक्स पे? हाँ, मैं वही बताने जा रहा था आपको। मुझे बड़ा आशा लगा कि 29 को शनि अपनी राशि बदल रहा है और 30 तारीख को अभी तक के भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी घटना हो जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पहला कोई प्रधानमंत्री नागपुर संघ के कार्यालय में जा रहा है। ये बात बहुत कम लोगों को ये डेटा मालूम होगा। लोगों को लगता था कि अटल जी जाते रहे होंगे सब लोग। पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर संघ के यहाँ हाजिरी लगाने जा रहा है, और वो भी नागपुर में, सीधे नागपुर। लेकिन यह शनि योगी आदित्यनाथ वर्सेस मोदी और शाह, इस झगड़े का पटाक्षेप करेगा। अच्छा, मतलब आर्या पार कर देगा। और मैं इतना, देखिए
अभी मैं फिर एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, ये शनि 2 साल में मोदी और अमित शाह को राजनीति से दूर कर सकता है। अच्छा, तो आपको योगी जी का पल्ला भारी लग रहा है। मैं योगी जी का पल्ला भारी है, पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। एक पूरा नया एरा आएगा, नए लोग होंगे। तो कहने का ये मतलब है कि बीजेपी रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं, बीजेपी रहेगी। बीजेपी, अच्छा, फेसेस दूसरे होंगे, फेसेस बदल जाएंगे। एक दशक के बाद कहते हैं कि वैसे भी 10 साल के बाद बहुत मेजर बदलाव आते हैं हर चीज में। यहाँ तो 10 से ऊपर हो गया। 10 साल नहीं, 12 साल और 18 साल। अच्छा, 12 का सिस्टम है। हाँ, 12 का सिस्टम है। 12 साल में बृहस्पति अपना घर बदलता है और 18 साल में राहु अपना घर बदलता है। अच्छा, तो मई महीने में, मार्च में तो शनि आ रहा है, मई महीने में, मई में ही बृहस्पति भी अपना घर बदल रहा है और राहु केतु भी अपना घर बदल रहा है। ओके। तो ये साल 2025 भारतीय राजनीति के लिए सामान्य साल नहीं होगा। मतलब जो जहां है वहीं नहीं पड़ा रहेगा, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई इधर। काफी उथल पुथल होने वाली है इस बार। पक्का। तो सर, अब ये उथल पुथल की हम जैसे बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा था जो कि मैं दोबारा पूछना चाहती हूँ अपने ऑडियंस के लिए भी। ये जो हम अपना राशिफल देखते हैं हर रोज, तो ये कितना % एक्यूरेट होता है और ये देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? क्योंकि एक राशि के तो कितने सैकड़ों लोग होंगे, तो सभी पे वो चीज काम करेगी या नहीं? देखिए, इसमें 2 सवाल है, इसमें 2 धारणाएं हैं। एक तो सनसाइन होती है, जो किसी समय बेजान दारू वाला के थ्रू टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले लोग देखते हैं। वो जो पूरा भारत ही उसको फॉलो करने लग गया। हाँ, पूरा भारत सनसाइन। आज भी इंग्लिश पढ़े लिखे लोग सनसाइन देखते हैं। आप यकीन नहीं करोगे सर, हम खुद आज से पॉडकास्ट करने से पहले मैं सिर्फ अपने आप को मानती थी कि मैं सैजिटेरियन हूँ, और मैं गलत मानता और हूँ। अब मुझे पता लगा कि मेरी तो मकर राशि है। मेरी हाँ, तुम्हारी भी मकर राशि। क्या है कि वो सूर्य को लेके चलते हैं। और आपको मैं भी बता दूं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ये लक्षण वगैरह बहुत बढ़िया बताती है। क्या बताती है लक्षण? जैसे कि आदमी ऐसा हो सकता है, मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, भविष्य नहीं बता सकती। तो अब आते हैं हम चंद्र राशि पे, जो कि जिसकी बात हो रही है। राशि फल देखना अफीम खाने जैसा है। अच्छा, 12 राशियां हैं, करीब हमारी अरबों की आबादी है पूरी दुनिया में, उसको 12 भागों में कैसे बांट सकते हैं? तो राशि फल देखना ही नहीं चाहिए बिल्कुल उस तरफ। और कई लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो राशि फल का कोई महत्व नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। तो आउट ऑफ ऑल द 12 राशिज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राशि कोई किसी को माना जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। एक राशि है जो सभी राशियों की, मतलब उस राशि में कोई भी ग्रह बैठ गया तो वो ग्रह प्रभावी हो जाएगा। और नंबर 1 पे मैं हमेशा कहूंगा, नंबर 1 राशि सिंह राशि है। सिंह राशि, कारण उसके 20 कारण है। सिंह राशि का मालिक सूर्य है। सूर्य पूरे कायनात का स्वामी है। सबसे आत्मी जो शुद्ध ऊर्जा है वो सूर्य है ना। और इसके बाद भी आप सिंह राशि जिनका मून साइन है, सिंह लग्न, ऐसे लोगों से मिलके देखिए, ये बड़े मतलब अजीब तरह के लोग होते हैं। मतलब उनके अंदर डर बर होती नहीं। अच्छा, तो सबसे स्ट्रॉन्गर। नंबर 2 पे धनु राशि है। धनु, हाँ, तो ये पराशर ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं, आजकल का जो ट्रेंड चलता ना कि मैंने ये देखा है, मैंने ये पाया, ऐसा नहीं। तो पराशर जी ने राजपत्रित राशियां बताई, गजेटेड राशियां, अच्छा, सिंह और धनु को। लेकिन धनु नंबर 2 पे आती है। अच्छा सर, अभी जब हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया ना, आप सूर्य से रिलेटेड और सूर्यवंशी से रिलेटेड एक आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे बता रहे थे, तो मैंने आपको तब रोका। मैंने कहा नहीं, ये बात हम पॉडकास्ट में करेंगे। तो वो बात आप बताओ। सर ने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई सूर्य से रिलेटेड। हाँ, तो वो सिंह राशि और सूर्य की बात हो ही रही थी, मेरे को लगा कि अभी बात करते हैं। इसीलिए मैं करने जो बात बताने जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं सिंह राशि वालों को समझ सकता हूँ कि वो क्यों इतने प्रभावशाली होते हैं। और सिंह लग्न वालों, हाँ जी, हाँ जी। सिंह और सिंह राशि शाहरुख खान, सिंह लग्न शाहरुख खान का है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मैं दूसरी चीज ये बता रहा था, इलोन मस्क का भी सिंह लगन है शायद। हाँ, मुझे नहीं मालूम, पर शाहरुख खान का 2 विशेषता है, सिंह लग्न और दशम राहु। अच्छा।
तो मैं जो सन की बात कर रहा था, हाँ जी। ये जो सूर्य है, इस पर दयानंद सरस्वती ने अच्छा। अपनी किसी पुस्तक में, वो अब मुझे याद है कि सत्यार्थ प्रकाश में हो सकती है और किसी में हो सकती है, उन्होंने साफ साफ लिखा है सूर्य पर प्रजा रहती है। मतलब लोग रहते हैं। लोग रहते हैं, प्रजा मतलब मनुष्य। साइंस में कहीं कहीं है कि छोटे छोटे जीव जो कि जिनका आग्नेय शरीर या अग्नि के से उनका, तत्वों से मतलब जैसे हम पंचभूत से बने हुए हैं, वो उनका तत्व अग्नि तत्व है। हाँ नहीं, अग्नि तत्व तो नहीं, मतलब वो टॉलरेट कर सकते हैं अच्छा, बर्दाश्त करने की हाँ, शक्ति है। तो जैसे हम यहाँ को बर्दाश्त कर सकते हैं, जरा सा धूप लगी तो नहीं बर्दाश्त करते। करेक्ट करेक्ट। तो वहां पे आग्नेय शरीर के लोग रहते हैं, ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताया था। और ऐसा नहीं है कि एलन मस्क मंगल पे जाने की वो कर रहा है योजना, तो सूर्य के बारे में वो नहीं जानता होगा। लेकिन सूर्य तो सूर्य है, उससे उससे मतलब तो डरेंगे भी ना लोग कि जला देगा वो। सही बात है। तो सूर्य पर जीवन है और वो आग्नेय शरीर के लोग रहते हैं, और वो लोग मतलब अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है, इस पर अभी अध्ययन की जरूरत है। तो सर ऐसे और भी ग्रहों पे हो सकती है? बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। जैसे गंगा है, अब आप बताइए, गंगा एक दूसरे मल्टीवर्स से आई। ये आपने बताया था। ये हमें बताया था पिछली बार। हाँ, गंगा दूसरे मल्टीवर्स से आई, और जब आई तो बृहस्पति और शनि स्टेशनरी हो गए, मतलब उनकी गति धीमी हो गई, है ना। तो उनको लाए भागीरथ, क्योंकि भगवान राम के ही एक पूर्वज थे, और उनके कुछ पूर्वजों ने उत्पात मचाया था उनकी शांति के लिए, उनकी आत्माओं की शांति के लिए गंगा को धरती पर लाया गया था। और आपने ये भी बताया था कि शिव जी को क्योंकि उसका प्रभाव इतना तेज था, तो उसको उनके जटाओं में लपेटना पड़ा, जटाओं में, नहीं तो वो धरती को उखाड़ देती। अब लेकिन वो शिव जी सामान्य शिव जी नहीं थे, क्योंकि उस पर भी बात हो चुकी है, जो हाँ। वासुकी कितने लंबे थे तो नंदी कितने, ये। तो सर एक और बात, जब हम बाहर कर रहे थे, आपने एक और बात छेड़ी थी विमान के ऊपर, जो मैं चाहती हूँ आप हमारे ऑडियंस को भी बताएं कि कोई वैज्ञानिक प्रूफ या साइंटिफिक प्रूफ है कि प्राचीन काल में विमान हुआ करते थे? इस पर मैं अभी तक की सबसे वैज्ञानिक व्याख्या करूंगा। 1905 में पहला विमान चला, बहुत थोड़ी दूर तक, मतलब थोड़ी ऊंचाई पर चला, राइट ब्रदर्स ने। हाँ जी। उसके पहले एक महाराष्ट्र के एक महाराष्ट्रियन ने विमान बनाया था, फिल्म भी बनी थी एक छोटी, जो भी हो, पर वो मान लीजिए उनको हम डिनाई कर देते हैं कि हम झूठ बोलते हैं, इंडियन है ना, कहते हैं कि आप लोग झूठ बोलते हैं। एक प्रिंस चार्ल्स जो था वो आया था, तो उन्होंने कहा कि आप लोग सब कुछ आप ही लोग बनाए थे। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम कांग्रेस को एक अंग्रेजों ने बनाया था सेफ्टी वॉल्व की तरह। आप विपिन चंद्रा की बुक पढ़िए, A.O. ह्यूम की पूरी कहानी। A.O. ह्यूम अजीब तरह का उसका नेचर था। कभी वो जाके तिब्बत में लामाओं से मिलता था, कभी कहता था कि हमारी बातें होती हैं इन लोगों से। ये लिखित बुक है जो कि यूपीएससी में चलती है। अच्छा। तो वो कहता था हमारे पास संत लोग आते हैं। तो दयानंद सरस्वती ने जब कहा, अब सुनिए, न कोई विमान बना है तब तक, न कोई हवाई जहाज होती थी, न कोई एयरलाइंस होती थी। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि हमारे जमाने में, हमारी प्राचीन सभ्यता में तो 3 पहियों वाले विमान हुआ करते थे और उड़ते थे। तो A.O. ह्यूम ने खूब हंसी उड़ाई उनकी। अच्छा। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? हम कार से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, ये विमान कौन सी बात हो गई कि उड़ते हैं लोग? तो उन्होंने उनकी खिल्ली उड़ाई जबरदस्त। ठीक है। तो उन्होंने पूरे प्रूफ सहित वैमानिकी पर, जो राजा भोज के समय की, और कई भारद्वाज का जो शास्त्र है वैमानिकी, पूरा उन्होंने बताया उस वक्त। और लेकिन विशेष बात एक जो मुझे याद है, वो कही थी कि तीन पहियों वाले। तो उन्होंने कहा 3 पहियों वाले, आपको पहिया भी मालूम है? A.O. ह्यूम ने कहा आप तो गजब की बात कर रहे हैं, 3 पहियों वाला
मतलब अगर विमान उड़ेगा तो पहिए से उड़ेगा, ये वो दुनिया भर की उसने। तो जब विमान उड़ा तो दयानंद सरस्वती जी जिंदा थे कि नहीं, लेकिन एयू ह्यूम ने माफी मांगी रिटर्न, वो लेटर भी कुछ लोगों के पास है या कहीं सुरक्षित है। उसने कही कि भारत की सभ्यता इतनी समृद्धशाली थी, मुझे नहीं मालूम था, और आज ये विमान जो उड़ रहा है वही विमान शब्द, और वो विमान पहले ही बात हो चुकी थी उसकी, और उसके पहले विमान चलते ही थे। तो मतलब राइट ब्रदर्स के टाइम पे ए ह्यूम जिंदा था। हाँ, ये हम जिंदा थे। पर सर मैं ना कुछ अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ रहा था तंत्र मंत्र से रिलेटेड कि भारत में वेस्टर्न साइड पे विच क्राफ्ट होता है, अफ्रीका में वूडू होता है, अलग 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 टाइप के ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र का प्रयोग होता है। तो सर इनके अलावा भी कोई चीजें एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में? देखिए, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तंत्र है वो पब्लिक में नहीं आया है, हालांकि उससे संबंधित कुछ बंद लाइब्रेरियां हैं। अच्छा। और कुछ जला दी गई। अब किसने जलाया ये भी बताता हूँ। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तंत्र है बौद्धों का। अच्छा, ये बुद्धिज्म? हाँ, बुद्धिज्म। वाह, उसमें भी तंत्र होता है? देखिए, हम लोग बुद्ध को क्या मानते हैं? सो बुद्ध भगवान को तो विष्णु का रूप भी कहते हैं। नहीं, वो देखिए, विष्णु का रूप ये सब अब मैं नहीं जानता, मैं थोड़ा अब ये फिर विवादास्पद हो जाएगा। भगवान विष्णु के 2 ही रूप हैं। अच्छा। राम और कृष्ण। बाकी तो कछुआ भी था, मछली भी था, तो मछली की भी पूजा करें। नरसिंह भी थे, बलराम भी थे। तो मैं कह रहा हूं कि बुद्ध का तंत्र एक, मतलब वो लोग इस लेवल का उनका तंत्र है कि उन्होंने उसका दुरुपयोग नहीं किया। लेकिन जब बौद्ध साहित्य पूरा लिखा गया तो हमारा जो हिंदू सनातन जो धर्म है, उन लोगों ने ठीक वही व्यवहार बौद्धों के साथ किया जो कभी मुगलों ने हम लोगों के साथ किया था। अच्छा। उस साहित्य को जलाया गया, यहां तक कि बौद्धों को परेशान करने के लिए उनको कड़ाहों में तला गया। तो इसलिए वो सब डर गए। लेकिन आप तिब्बत में पूरा मिलेगा। तिब्बत तो छोड़िए, आप बनारस चले आइए। अच्छा। हाँ, वहाँ की लाइब्रेरीज हैं। मैं बहुत पहले, कभी 20 साल पहले मुझे गया था, मुझे पूरा याद है। तो आप दलाई लामा को ही देख लीजिए, मैं बचपन से देख रहा हूँ, जैसे थे वैसे अभी पड़े हैं। हाँ, कमाल की बात तो है ना। थाईलैंड में आप जाइए, हर घर पे ब्रह्मा का एक मंदिर, हर घर पे। तो मैं, लेकिन ना मुझे ये नहीं समझ में आता कि फिर बुद्धिज्म क्यों सनातन से अलग लोग समझते हैं। एक्चुअली ये था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस वक्त तक हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी गंदगी विकृतियां आ चुकी थी। जैसे देवदासी प्रथा, मंदिरों में भगवान को कथित तौर पर भोग लगाया जाने वाली। अच्छा, ये प्रथा गलत है? अरे ये प्रथा क्या, ये तो मतलब इस पे फिल्में बनी हैं। तो वो जो पुजारी होता था वो भगवान का रूप होता था और वो संबंध बनाता था। अच्छा, वो भोग नहीं, खाने वाला भोग नहीं, प्रसाद भोग नहीं, दूसरा वो संबंध, शारीरिक संबंध। अच्छा। अरे आप ज्यादा दूर मत जाइए, अभी एक फिल्म आई है महाराज। हाँ, बिल्कुल आई है। अहलावत की, क्या नाम है, क्या नाम है, उसमें आमिर खान का बेटा है और ये जयदीप अहलावत महाराज बना हुआ। हाँ, महाराज बना। तो कुछ स्टोरी उससे टच करती है, यही है, मिलती जुलती है। देवदासी क्या बोलते हैं सर इसको? एक तो देवदासी प्रथा होती है, और उसमें महाराज में दिखाया है कि किसी भी स्त्री का अपने को सौभाग्यशाली समझती थी जब वो उसका कौमार्य के बाद पहला जो संबंध बनाती थी वो महाराज के साथ बनाती। महाराज मतलब एक पुजारी थे वो। अच्छा। महाराज राजा वाला महाराज नहीं, पुजारी। तो वो मतलब एक तरीके के अखंड पुजारी होते। हाँ, बहुत, मतलब फिर तो ये एक तो ये चलता था। दूसरा, उस वक्त तक वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप सामने आ चुका था। अच्छा। अनटचेबिलिटी आ चुकी थी, है ना। और खासकर उस वक्त क्षत्रियों के प्रश्रय से ब्राह्मणों के कुछ लोगों ने
मतलब इस तरह का बहुत ज्यादा अत्याचार शुरू कर दिया था और सब लोग खुश थे इसमें। बुद्ध को लगा कि ये तो मतलब ये पूरी की पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हिंदू समाज में हमेशा करेक्शन हुआ है, तभी ये बचा है। सनातन बोलिए, हिंदू बोलिए, हमेशा करेक्शन हुआ। तो सर तंत्रों की जहां तक बात है, मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि जो तंत्रों का प्रयोग आज हम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा संभावना है कि ये सारे तंत्र वहां से लिए गए हैं। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, मतलब नहीं, मारंडिया 1.5 फुटिया जो आपने हमें हाँ, बताया था, वो उससे सब भी अलग लेवल के तंत्र उससे है वहाँ। उससे बहुत जबरदस्त, हाईएस्ट, मतलब वो सीमा नहीं है, पर इतना है, बुद्धिज्म में इतना डिसिप्लिन है कि उसका कभी दुरुपयोग आपने नहीं सुना होगा। हाँ। और ना ही इतना जानने के बाद आप किसी पॉडकास्ट में बौद्ध धर्म के तंत्र से संबंधित कोई बात जान सकते हैं। हाँ, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि उस मेरे लिए तंत्र कुछ को- शौक- एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिली है तिब्बत में, वो लॉक है। अच्छा। बाकी को तो जला दिया गया। और किसने जलाया? हमने जलाया। तंत्र विद्या तो शिवजी ने ही सबको प्रदान करी है, वहीं से आई है। हाँ, तो लॉर्ड बुद्धा को भी वहीं से ही उनको एनलाइटनमेंट इनोवेशन होता है ना, जैसे साइंटिस्ट नई चीज निकालता है। तो जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो ज्ञान ऐसा नहीं था कि वो कॉन्शियस हो गए थे, उनकी इंद्रियां खुल, उनको सब कुछ जानकारी मिल गई पूरी दुनिया की। अच्छा। कभी कभी लोगों को तिब्बत वगैरह जाना चाहिए और वहां पे असली तंत्र वगैरह की स्थितियां देखनी चाहिए क्या है। कामाख्या के बगल आसाम में एक गांव है, वहां पर तंत्र की ये स्थिति थी कि कोई भी किसी से गुस्सा हो जाए उसे जानवर बना दे। तो अंत में सरकार ने उस गांव को बैन किया। मायंग नाम है, राइट। आप इंटरनेट करिए, मायंग नाम है। हाँ हाँ जी। सरकार ने उस गांव पर विजिल रखी और उनके सारे अस्त्र शस्त्र जो तंत्र के हैं उनको एक वो बनाया संग्रहालय, उसमें रख दिया। अच्छा। और आज भी उस गांव पर इतना चेक ऑन बैलेंस रखा जाता है कि कोई पता चला पहुंचे और वो लोग कुछ न कांड कर जाए। तो ये चल रही है, अलग ही दुनिया चल रही है। हमारी दुनिया में एक अलग ही दुनिया चल रही है। हाँ। हमें क्या सूर्य उनकी जरूरत है, हमारी अपनी दुनिया इतनी रंगीन है। यहाँ बंदों को बंदर बना रहे हैं। कई लोग गायब हो जाते हैं, आज तक पता नहीं चलता। तो ये शिवजी ने फिर मंत्र तो कीलित कर दिए थे, तो ये कैसे उपयोग हो रहा है समझ नहीं आया मुझे। कीलित किए थे लेकिन अपने गणों को, चेलों को तो दिए ही थे। तो वहीं से ही बढ़ता बढ़ता दुरुपयोग हो रहा है उसका। देखिए रावण ने क्या किया, दुरुपयोग ही तो किया। तो कीलित किए थे तो रावण को कैसे मिला? आई थिंक हमें हमारा पॉडकास्ट यहाँ पे खत्म करना चाहिए। आप तो ज्ञान का सागर हो। आपसे क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, आप जवाब देते रहेंगे, बट हमें टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर, आज आप आए, आपने हमें टाइम दिया और जो प्रश्न थे हमारी जनता के, हमारी ऑडियंस के, उसका भी आपने जवाब दिया और नई चीजें हमें आज आपने बताई। और मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि जो भी असहमति हो, जैसे केजरीवाल पर मेरी भविष्यवाणी गलत हुई, तो आप इसको बिल्कुल लिखिए इस बात को, है ना। और अगर आपको ये भी जानना है कि ज्योतिष में क्या क्या होता है, क्या हो सकता है, ये भी कमेंट में डालिए, तो हम उसको आपके सामने लाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।